टी पर भाई एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी की, एक एजेंट को किस हद तक काम करने की अथॉरिटी होती है, किस हद तक प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के साथ में बाइंड करने की अथॉरिटी होती है। लेट्स रीड इट, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। फर्स्ट पॉइंट, Agent's authority in normal circumstances. In an agent who has authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act or is usually done in the course of conducting such business. सर एजेंट को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितनी अथॉरिटी होती है कि सर हर वो अथॉरिटी होती है जो कि उस काम को करने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है। अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल, लॉफुल थिंग, अनलॉफुल नहीं, पहली बात ध्यान रखना। अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट कि सर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हर वो अथॉरिटी होगी। मान लो कहीं से कुछ जाके जमीन सेल करनी है किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो सर अब उसको अथॉरिटी होगी कि वो जाके रजिस्ट्री ऑफिस में प्रिंसिपल के बिहाफ पे उस परचेजर के लिए उसकी रजिस्ट्री करा के स्टाम्प पेपर खरीदे, सर रजिस्ट्री ऑफिस में अप्रोच करे, उधर वो उसके बिहाफ पे साइन करे। ये सारी छोटी छोटी अथॉरिटी, मतलब मैंने आपको मेरी जमीन बेचने की अथॉरिटी दी, तो आप उससे मुतल्लिक सारे जरूरी काम कर सकते हैं ऑन माई बिहाफ। यू कैन मेक मी रेस्पॉन्स, मतलब यू कैन डू इट ऑन माई बिहाफ, जो भी सारे जरूरी काम है उस चीज को करने के लिए। दूसरा, या फिर आपको कितनी अथॉरिटी मिलेगी कि सर उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो भी अथॉरिटीज जनरली दी जाती हैं वो सारी आपको मिलेगी। और कितनी अथॉरिटी मिलेगी, इज यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस, वो सारी अथॉरिटी आपको होगी। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई केमिकल परचेज करने का मैंने आपको बोला, तो सर उस केमिकल को टेस्टिंग करने की अथॉरिटी आपकी होगी, जो उस बिजनेस के ट्रेड्स हैं वो सारे फॉलो करने की आपका राइट और अथॉरिटी होगी एज एन एजेंट। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ गई। A appoints B as his agent to carry on his business of a shipbuilder. B may purchase timber and other materials and hire workmen for the purposes of carrying on the business. शिप बिल्डिंग का है तो सर अब उसके लिए एजेंट बनाया है, तो सर वो लकड़ी परचेज कर सकता है, दूसरे मटेरियल, वर्कमैन को हायर कर सकता है, जो भी काम नेसेसरी है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस वो सारे कर सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमने समझ लिया। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी पढ़ गई। In an emergency, agent can do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. कल अपन ने एक चीज पढ़ी थी, एजेंसी बाय नेसेसिटी, कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है ना ये, एजेंसी बाय इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो सर मैंने आपको कोई एज एन एजेंट कोई पर्टिकुलर अथॉरिटीज नहीं दी, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो सर इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट वो सारे काम कर सकता है। एजेंट कैन डू ऑल सच एक्ट्स जिससे वो बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके अपने प्रिंसिपल को लॉसेस से। जैसे कल आइसक्रीम का ट्रक बीच रास्ते में खराब हो गया था, तो जब बीच रास्ते में खराब हो गया था तो भले ही बेचने की अथॉरिटी नहीं थी ड्राइवर की, लेकिन उसने सोचा ना कि भैया अपने मालिक का पैसा क्यों खराब होने दूं, तो उसने बीच रास्ते में 10% डिस्काउंट में सारा माल खपा दिया, नहीं तो पूरा 100% लॉस हो जाता, आइसक्रीम पिघल जाती। ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इज प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉस, उससे वो सारे काम करने की अनुमति मिल जाती है। लेकिन सर उसे कैसा करना है, सर अपने आप को लॉस से बचाने के लिए, जैसा एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ऑर्डिनरी समझ वाला आदमी जो भी काम करता ना, वो सारे के सारे उसको काम करने की अनुमति मिल जाती है। एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। सर कितनी अथॉरिटी मिल जाएगी, सर उतनी अथॉरिटी मिल जाएगी जितना एक सिमिलर सर्कमस्टेंस या सिचुएशन में एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस यानी नॉर्मल समझ वाले आदमी को अपने आप को लॉस से बचाने के लिए जो भी कार्य करने होते वो सारे कार्य करने की अनुमति एजेंट को मिल जाएगी इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है भैया। चलिए, तो
टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन इमरजेंसी फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कई बार, ठीक है। तो टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन इमरजेंसी, इन बातों का होना जरूरी है, इन तीन चार बातों का होना जरूरी है। पढ़ भाई एक एक। First, agent not in a position or have an opportunity to communicate with principal within the time available. ये तो मोबाइल आजकल होने लग गए हैं। ली तो आप बीच सड़क पे खड़े हो तो आपको कोई, पहले जब मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे पहले के टाइम में, तो क्या आप कैसे संपर्क करते अपने प्रिंसिपल से? तो उस समय ये एजेंसी बाय इमरजेंसी या नेसेसिटी या इमरजेंसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। आजकल तो सबकी जेब में मोबाइल और नेटवर्क ऑलमोस्ट हर जगह होता ही है। तो यदि आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एज एन एजेंट फंस गए हैं, तो आपका पहला धर्म क्या है कि आप कोशिश कीजिए अपने प्रिंसिपल को संपर्क करने का और उससे गाइडेंस ले लीजिए कि मैं ऐसा ऐसा कर लूं क्या। फिर तो कोई एजेंसी नेसेसिटी का फंडा एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपके प्रिंसिपल ने जैसा बोला आपने वैसा कर दिया। सर, यदि आपका इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिंसिपल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है प्रिंसिपल से, टू टेक टू मतलब है ना, कम्युनिकेशन करके और उससे गाइडेंस लेने में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये सबसे पहली बात सेटिस्फाई होगी, तो ही एजेंट को इमरजेंसी वाली अथॉरिटीज मिलेंगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट। Actual and definite commercial necessity for the agent to act promptly. सर, आइसक्रीम यदि हाथों हाथ नहीं बेचते तो फिर सर कमर्शियल प्रॉब्लम हो जाती ना, लॉसेस हो जाते। यस सर। तो सही में एक्चुअल और डेफिनेट नेसेसिटी अराइज हो गई है कि एजेंट जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्टली काम करे। थर्ड, एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रिंसिपल को तो बोल दे साहब रेफ्रिजरेशन खराब हो गया, जबकि ये इसलिए था कि पीछे से 10% सस्ती उन दुकान वालों के साथ में साठ गांठ कर ली कि मैं आपको 10% सस्ती दिला दूंगा, आप मेरे को 5% कमीशन दे देना, ठीक है। नहीं, बोनाफाइड वे में काम किया जाना होना चाहिए एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल, नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट। पॉइंट नंबर 4। The agent should have adopted the most reasonable and practicable course under the circumstances. एजेंट को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए था? मोस्ट रीजनेबल, जो सबसे सही और प्रैक्टिकेबल कोर्स, जो लीस्ट प्रैक्टिकेबल नहीं, मोस्ट प्रैक्टिकेबल कोर्स, जो प्रैक्टिकल लगता है कि हाँ ये किया जा सकता है, वो वाला रास्ता अपनाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या, एजेंसी इन इमरजेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। सामने दिख रहा है कि पास में एक जगह है जहां आपको 10% सस्ते में आइसक्रीम बेचने को मिल रही है। आप कहते हो नहीं, मैं तो 60% डिस्काउंट पे बेचूंगा, लेकिन आज यहां से कैसे भी करके ट्रक को 20 किलोमीटर दूर ले जाऊंगा, वहां पर 7% में मतलब 3% मेरे को लॉस बचेगा। अरे भाई, लेकिन वहां ले जाने के लिए, ट्रक को टोइंग करने के लिए, आइसक्रीम्स को टोइंग करने के लिए तुमने एक 10,000 रुपए का व्हीकल ले लिया किराए पे। ऐसा थोड़ी होता है। जो मोस्ट प्रैक्टिकेबल वे है और जो मोस्ट रीजनेबल तरीका है, उस तरीके से तुमको उस काम को निपटाना है। पांचवा पॉइंट। The agent must have been in possession of the goods belonging to principal and which are the subject of the contract. एजेंट के पास में वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिए जाने वाले गुड्स होने चाहिए। एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल एंड विच आर द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एजेंट के पास में होने चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट वाले गुड्स। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये याद रख लेना भैया, एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी वाली अथॉरिटीज तभी मिलेंगी जब ये 5 पॉइंट्स पूरे हो रहे होंगे। याद कर लेना, घोट लेना। नेक्स्ट आ जाओ, सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट। लास्ट टू लास्ट वाले में इनमें से क्वेश्चन आया हुआ और ये टॉपिक फेवरेट है, ठीक है, एग्जामिनर का। आ जाओ, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। देखो, सब एजेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? सब एजेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि सर प्रिंसिपल ने एक एजेंट अपॉइंट किया कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो क्या ये अपने अंडर फर्दर सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है क्या? उस काम को करने के लिए हमें ये एस्पेक्ट देखना है। जिस काम के लिए प्रिंसिपल ने आप पे भरोसा किया, क्या आप वो उसको आगे उसी काम को करने के लिए सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं? अच्छा, मान लो कर लिया, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये तो अपन अभी पढ़ेंगे। मान लो कर लिया,
तो क्या इसके और इसके बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप बन जाएगा? वुड ही बी रेस्पॉन्सिबल, वुड प्रिंसिपल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन बाय सब एजेंट? क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो है नहीं, बीच में कनेक्टिंग लिंक ये एजेंट बन रहा है। ठीक है, क्या ये अपनी तनख्वाह के लिए डायरेक्ट प्रिंसिपल या ये अपने कमीशन के लिए डायरेक्ट प्रिंसिपल को परेशान कर सकता है? ये सारे एस्पेक्ट्स अपने को देखने, पहली बात तो क्या अपॉइंट कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, हमको ये देखना है। ठीक है, पढ़ो भाई, सब एजेंट कौन होता है? Sub-agency occurs when an agent appoints another agent. प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने उसी काम के लिए दूसरा एजेंट अपॉइट कर दिया, ये सब एजेंसी कहलाता है। तो कैन एन एजेंट डेलीगेट हिज अथॉरिटी गिवन बाय द प्रिंसिपल टू हिम? क्या वो आगे फर्दर डेलीगेट कर सकता है? जनरल आंसर तो नो है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती हैं, आइए पढ़ते हैं। The general rule is that an agent cannot further appoint an agent. Delegatus non potest delegare is लैटिन the मैक्सिम है, governing. लैटिन मैक्सिम है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, तो यानी सब एजेंट पे ऊपर क्वेश्चन आ जाए और यदि ये लैटिन मैक्सिम आप लिखो तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। डेलीगेटस यानी कि मैंने अपनी अथॉरिटी यदि किसी को डेलीगेट की है तो वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, जनरल रूल इज दैट एजेंट जिसको हमने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की है, ही कैन नॉट फर्दर अपॉइंट एन एजेंट, इज द गवर्निंग रूल, मेन रूल है। सब एजेंट्स जनरली अपॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं, आइए पढ़ भाई। It means a delegatee cannot further delegate. Section 190 of the Indian Contract Act states an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. An agent cannot delegate his authority as an agent to other person. देखो, मान लो हमारा नेथन रिबेरियो है, ये बहुत अच्छा पेंटर है, इसके हाथ में वो कला है जिससे कि ये बहुत अच्छे स्केचेस और पेंटिंग्स और वो सब बनाता है। ठीक है, इज अ वेरी गुड पेंटर। नाउ ये देख के न्यू मुरारका ने इसको एक काम दिया कि तू है ना पेंटिंग बनाना मेरे लिए, ठीक है, ऐसा करके, या मैं आपको दो तीन कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाऊंगा पोर्ट्रेट्स बनाने के, वो आपको मेरे लिए बनानी है। तो नेथन रिबेरियो इसके लिए काम करेगा दो तीन प्रोजेक्ट पे, इसकी पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व थी। ठीक है, अब लेकिन नेथन रिबेरियो ने कहा कि एक, इसने क्या किया, फर्दर एक एजेंट दूसरा नमित को अपॉइंट कर दिया कि वो भी अच्छा पेंटर है, मेरी जगह तू जाके पेंटिंग करके आ जाना या वो करके आ जाना। सर नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा सब एजेंसी नहीं अपॉइंट हो सकती। एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर एजेंट टू परफॉर्म हिज एक्ट्स विच ही हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली। जो हम दोनों ने, प्रिंसिपल और एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ये काम आपको करना है, उसके लिए नहीं कर सकता कि नहीं मैं भी फर्दर एजेंट अपॉइंट करूंगा जो मेरे बिहाफ पे काम करेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी एज एजेंट टू अदर पर्सन, फाइन, दैट इज द रूल, नो सब एजेंसी। बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। पढ़ भाई। To this rule, there are certain exceptions where an agent can appoint a sub-agent. First, where ordinary custom of trade permits employment of sub-agent. जहां पर उस ट्रेड का कस्टम है, पहले से होता है कि यदि मैंने कोई एजेंट अपॉइंट किया है तो उस ट्रेड बिजनेस का कस्टमरी प्रैक्टिस है, वो सब एजेंसी दी जाती है वहां पर, तो वहां पर किया जा सकता है। सेकंड, Where the agent has express authority to appoint sub-agent. प्रिंसिपल ने एजेंट को अपना काम सौंपा और साथ में दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में यह भी डिसाइड हुआ दैट एजेंट फर्दर सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है, फिर वहां क्या प्रॉब्लम है, फिर तो कर ही सकता है। थर्ड, Where it is necessary due to unforeseen emergencies. सर कई बार अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस या इमरजेंसीज आ जाती हैं जिनके कारण सब एजेंट अपॉइंट करना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए करण फारिया एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके लिए उसने एक इंजीनियर को अपॉइंट किया कि तू पर्सनली इस बिल्डिंग के नक्शे बनाएगा, ठीक है, लेकिन अब उसका एक्सीडेंट हो गया इंजीनियर का, तो उसने फर्दर
भाई अब इमरजेंसी सिचुएशन या सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब अगले 2 महीने काम नहीं कर पाएगा, तो इस केस में उसने यदि कोई इक्वली कॉम्पिटेंट आदमी को अपॉइंट किया है सब एजेंट जैसे, तो फिर वहां पर चलेगा, क्योंकि वेयर इट इज नेसेसरी ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस और इमरजेंसीज, तो फिर वहां पर कर सकते हैं। चलो, कर तो लिया। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एजेंट ने फर्दर सब एजेंट अपॉइंट कर तो लिया, लेकिन क्या वो डायरेक्टली प्रिंसिपल से कनेक्ट हो पाएगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की रहेगी, उस क्या वो बाइंड कर सकता है प्रिंसिपल को? आइए देखते हैं, नोट पर। However, an agent can employ persons to do the jobs, but the employees are not sub-agents of the agent. देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया कि मेरे को ये बिल्डिंग का नक्शा बना के दे, और वो इंजीनियर का या फिर वो जो भी था ना, आर्किटेक्ट था, उसका ऑफिस था, उसके ऑफिस में एम्प्लॉयज रखे हुए थे उसने, कि भैया ये नक्शे में तू कंप्यूटर हैंडल करेगा, तू कोरल ड्रॉ में वो इसका स्केच बनाएगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो ये एम्प्लॉयज उसी काम को करने में इसकी हेल्प कर रहे हैं ना, ये कोई सब एजेंट नहीं है, इनकी हेल्प ली जा सकती है, ये कोई सब एजेंट नहीं है। An agent can employ persons to do the job, but the employees are not sub-agent of the agent. Employees तो उसके बिहाफ पे ही, एम्प्लॉय किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एजेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन द सेंस उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो, तो आपको एक डिमार्केशन करना है किन किन के बीच में, कि सर एम्प्लॉयज जो एजेंट ने अपने काम के लिए अपॉइंट किया, और एक एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट करके काम उसको दे दिया, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनमें डिफरेंशिएट करना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किए। सर अपन ने देखा वैसे तो सब एजेंट को अपॉइंट नहीं करना होता है, ठीक है, फिर भी किसी आदमी ने कर लिया, तो सर सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड हुआ है, तो उस केस में क्या होएगा? और दूसरी सिचुएशन जहां पर सब एजेंट को, अपन ने देखा ना एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में प्रॉपरली भी सब एजेंट अपॉइंट हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केस है। जनरल थंब रूल क्या है? जनरल थंब रूल क्या है? सब एजेंट अपॉइंट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जहां प्रॉपर तरीके से एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अपॉइंट हुआ, वहां फिर क्या होगा? वेयर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। तो दोनों केसेस में अपने को देखना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जहां पर सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है, सेक्शन 193 और सेक्शन 192 याद रखना बेटा, ये सब एजेंट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहां मैंने लिखा भी है, सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर ये कहां से आ रहा है कि एजेंट को सब एजेंट नहीं लगाना है? तो सेक्शन 190 से लेके 192 193 ये सब ध्यान करना, यदि एग्जाम में मेंशन करने पड़े तो कुछ सेक्शंस अपने को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ध्यान होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो जहां पर सब एजेंट को गलत तरीके से अपॉइंट किया गया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन केस ऑफ इम्प्रॉपर और अनऑथराइज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट? पढ़ गई। The principal is not represented by such sub-agent and hence he is not answerable for the act of the sub-agent. प्रिंसिपल ने तो एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट ने गलत तरीके से सब एजेंट अपॉइंट कर लिया, तो क्या इसके कामों से वो प्रिंसिपल को बाइंड कर सकते हैं? सर प्रिंसिपल ने इसको अथॉरिटी नहीं दी थी, गलत तरीके से अपॉइंट हुआ है, तो सर ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसके द्वारा किए गए कामों से प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा। सर द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय सच सब एजेंट एंड हेंस ही इज नॉट आंसरेबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। इसने जो भी काम थर्ड पार्टी के साथ में करके आया है, उससे प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये इसको सब एजेंट इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है। सेकंड पॉइंट, तो फिर कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? The agent is responsible to the principal as well as to third parties for the acts of the sub-agent. सब एजेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर एजेंट को, यानी कि इस वाली सिचुएशन में ये प्रिंसिपल हो गया और ये एजेंट हो गया। यस और नो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जहां एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया, ध्यान से देखो, इधर देख लो नीम मुरार का। सर प्रिंसिपल ने तो एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट ने क्या किया? फर्दर सब एजेंट गलत तरीके से अपॉइंट किया, तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के या एग्रीमेंट के लिए ये प्रिंसिपल और ये एजेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इनके अंदरूनी मामलों के लिए? तो फिर सर सब एजेंट के द्वारा किए जो उसने थर्ड पार्टी के साथ में काम किए हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा?
सर एजेंट और सब एजेंट रेस्पॉन्सिबल होंगे। द एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल, सर एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू थर्ड पार्टीज एज वेल एज टू द प्रिंसिपल। तूने गलत काम किया है, तूने गलत तरीके से अपॉइंट किया है सब एजेंट को, तो एजेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। सब एजेंट के कामों के लिए एजेंट रेस्पॉन्सिबल। सर किस किस को रेस्पॉन्सिबल होएगा? सर प्रिंसिपल को भी रेस्पॉन्सिबल होएगा और थर्ड पार्टीज को भी रेस्पॉन्सिबल होएगा। यानी थर्ड पार्टीज इस केस में किसका गला पकड़ सकते हैं? थर्ड पार्टीज इस केस में एजेंट का गला पकड़ सकते हैं, प्रिंसिपल का गला नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इसने सब एजेंट को अथॉरिटी दी नहीं थी अपने लिए काम करने के लिए। ठीक है, सो द एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल एज वेल एज टू द थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। थर्ड पॉइंट, गलत तरीके से अपॉइंट किया है तो तीसरा क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? The sub-agent is not responsible to the principal at all. He will be answerable only to the agent. अब देखो, हम कह रहे हैं प्रिंसिपल ने तो एजेंट अपॉइंट किया था, एजेंट ने गलत तरीके से सब एजेंट अपॉइंट किया, तो और थर्ड पार्टी सब एजेंट ने थर्ड पार्टीज के साथ में कोई काम कर लिया। सर तो इस काम सब एजेंट के काम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? चूंकि गलत तरीके से अपॉइंट हुआ था, तो इसके द्वारा किए गए कामों के लिए agent will be responsible to the third parties and agent will be responsible to the principal. Principal will not get bound by the third parties, by the sub agents act towards third parties. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? सब एजेंट जो है, अब जब प्रिंसिपल जो है सब एजेंट के कामों से बाइंड नहीं होता है, ठीक है, तो क्या सब एजेंट भी प्रिंसिपल के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा? नहीं होगा। The sub agent is not responsible to the principal at all, क्योंकि सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं हुआ है, एजेंट ने अपॉइंट किया है। तो सब एजेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एट ऑल, ही विल बी आंसरेबल ओनली टू द एजेंट। यानी प्रिंसिपल जो है ना, इस पे अपनी धौंस नहीं जमा सकता। भाई मेरे को एजेंट ने अपॉइंट किया है, मैं तो मेरे को तो वो बोलेगा वैसा काम मैं करूंगा, तुम कौन होते हो मुझे डायरेक्शन देने वाले? इम्प्रॉपरली अपॉइंटमेंट में यही होता है ना, तो ये इसके कामों के लिए ये रेस्पॉन्सिबल, न ये इसके ऊपर धौंस जमा सकता है, इसको गाइडेंस दे सकता है। ये तो आंसरेबल केवल एजेंट को। बात समझ में आ गई? यस, यस, ठीक है। सब एजेंसी का मतलब समझ में आ गया? यस सर। जहां पर सब एजेंट इज इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड वो तो देख लिया, लेकिन सर जहां पर एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट होता है वहां क्या होगा? आइए पढ़ते हैं 192, वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। 192 पढ़ वे पहला पॉइंट। The principal is liable to third parties for the acts of the sub-agent. देख लो चेन इफेक्ट, देख लो। प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने प्रॉपरली विद ड्यू परमिशन, या फिर बिजनेस का वो होता था, क्या नाम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसमें उस पर्टिकुलर बिजनेस में सब एजेंट्स अपॉइंट किए जाते थे। दोनों में से कोई भी सिचुएशन है, या तो उस बिजनेस में सब एजेंसी अपॉइंटमेंट का काम चलता है, उसी तरीके से काम होता है, या फिर प्रिंसिपल से प्रॉपर ऑथराइजेशन लेके एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया। तो सर चेन प्रॉपरली बन रही है ना? यस सर। तो क्या सब एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल बाइंड होगा? यस सर। इन दैट केस सब एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल बाइंड होगा। द प्रिंसिपल इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज। ये जो भी काम थर्ड पार्टीज के साथ में करके है, इसके कामों के लिए प्रिंसिपल भी लायबल होगा, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। सो द प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। पॉइंट नंबर 2, Agent's responsibility for sub-agent. The agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. देखो अब ये कुछ गड़बड़ काम करके आ गया। प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है, यहाँ पर प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है सब एजेंट, इसने कुछ गड़बड़ काम किया। सर अथॉरिटी तो थी ना, प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो प्रिंसिपल की अथॉरिटी थ्रेट यहां तक फ्लो हो रही थी। यस सर। तो सर प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल का गला पकड़ सकता है। यस सर पकड़ सकता है। प्रिंसिपल बदले में किसका गला पकड़ सकता है? ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? एजेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। सब एजेंट को अपॉइंट किसने किया है? सर एजेंट ने अपॉइंट किया है। सो द एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। कुछ गड़बड़ करके आ गया ना, तो सर प्रिंसिपल बाइंड तो हो जाएगा, थर्ड पार्टी इसको बाइंड तो कर सकती है, लेकिन बदले में किसका गला पकड़ सकता है? एजेंट का गला पकड़ सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल कैन पिक हिम अप फॉर द वर्क डन बाय द सब एजेंट। ठीक है,
So agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. Point number 3. Sub-agent's liability to principal. The sub-agent is responsible for his acts to agent, but sub-agent is not responsible to the principal, except in cases of fraud and willful wrong. पर सर देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट को अथॉरिटी दी कि तू सब एजेंट भी अपॉइंट कर लेना, तो सर इसने इसने प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया। सर एक्चुअल में इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप देखा जाए तो ये प्रिंसिपल, ये एजेंट, यस सर। तो सर ये अपने कामों के लिए एज एन एजेंट किसको रेस्पॉन्सिबल होएगा? सर जो ओरिजिनल एजेंट है उसको रेस्पॉन्सिबल होएगा। सर ये अपने द्वारा किए गए कामों के लिए प्रिंसिपल को जवाबदेह नहीं होगा। सर प्रिंसिपल बाइंड होगा इसके कामों के लिए जहां पर प्रॉपरली सब एजेंट अपॉइंट किया। देखो कितना खूबसूरत पॉइंट है, सब एजेंट जहां पर प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है उसके कामों के लिए सर प्रिंसिपल को बाइंड तो किया जा सकता है, लेकिन सर प्रिंसिपल इसका गला नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये सब एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू और आंसरेबल टू एजेंट ओनली। ये तो हो गया पहला पॉइंट। लेकिन सर जहां पर सब एजेंट ने फ्रॉड करके या कुछ गलत काम करके किया है, वहां पर प्रिंसिपल जरूर इसका गला पकड़ सकता है। अदरवाइज प्रिंसिपल तो एजेंट का ही गला पकड़ सकता है, डायरेक्टली सब एजेंट का गला नहीं पकड़ सकता। वापस पढ़ लो, सब एजेंट्स लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल दोनों ही केसेस में सेम है। द सब एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू एजेंट, बट सब एजेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। इधर भी क्या लिखा है? The sub-agent is not responsible to the principal at all. He will be answerable to the agent. ये पॉइंट तो दोनों ही केसेस में सेम रहा है, ठीक है। फर्क क्या आता है? सर जहां गलत तरीके से अपॉइंट हुआ है वहां सब एजेंट के कामों के लिए प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा, जहां सही तरीके से अपॉइंट हुआ है सब एजेंट वहां उसके कामों के लिए प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाएगा। फर्क बस यही आता है और कहीं नहीं आता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि सर एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग, जहां पर हाँ सब एजेंट ने फ्रॉड या जानबूझ के गलती की है और प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है, वहां प्रिंसिपल जरूर इसका गर्दन पकड़ सकता है, अदरवाइज नहीं पकड़ सकता। क्या तुमको ये मेजर डिफरेंसेस समझ में आ गए? सबसे पहला थंब रूल तो सब एजेंट अपॉइंट नहीं करना है, नहीं करना है। डेलीगेटर्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, ठीक है। दूसरी बात, सर अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस यहाँ यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं। अब क्या कॉन्सिक्वेंस है सब एजेंट अपॉइंट किए? तो सर जहां प्रॉपरली अपॉइंट किए हैं, जहां इम्प्रॉपरली अपॉइंट किए, तो पहले क्या पढ़ना सर? जहां इम्प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है पहले 193 पढ़ना, फिर 192 पढ़ना, और जहां प्रॉपरली अपॉइंट हुआ। बात समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लिख लो, पढ़ लो, लिख के करना, डायग्राम बना लेना, पॉइंटर्स अपने बना लेना। इससे अच्छा सिखाना किसी के लिए भी, मेरे लिए तो कम से कम इससे ज्यादा डिटेल में जाना का कोई अब बचा नहीं है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था? सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो सब एजेंट तो अपन ने कर लिया, समझ लिया क्या होता है। एजेंट फर्दर सब एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या, किस बला का नाम है? आइए पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या फिर को एजेंट, आइए देखते हैं। पढ़ गए। A substituted agent is a person appointed by the agent according to the express or implied authority of the principal to act on behalf of the principal in the business of agency. Section 194. Such a आगे person is an agent of the principal and is responsible to him. देख लो। सर यहां पर क्या होता है? प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब्स्टिट्यूट टीचर का आपने कंसेप्ट पता है ना, कि कभी क्लास टीचर नहीं आती तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए दूसरी टीचर आ जाती है। तो सर क्या एजेंट ने दूसरा एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो ही अपने आप को सब्स्टिट्यूट करवा लिया, अपने आप को सब्स्टिट्यूट करवा लिया, खुद हट गया, ये आ गया, ठीक है। तो फिर ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और कई बार प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट करता है, एजेंट कहता है एक दो जन और लगेंगे, ठीक है। तो सर एजेंट ने यहाँ पर और एजेंट्स अपॉइंट करवा लिए, ये हो जाते हैं को एजेंट्स। साथ में, सब को मीन्स साथ में मिलके काम करते, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सर
ये हट गया और इसकी जगह इसने दूसरा अपॉइंट कर लिया, और को एजेंट इस तरीके से, ठीक है। हट गया वाला एग्जाम्पल एक देखते हैं। मान लो प्रिंसिपल के पास में एक बहुत पुरानी ओल्ड विंटेज कार है, इसने एक एजेंट अपॉइंट किया और उसको बोला मुझे ये कार बेचनी है, तो उसके पर्पस के लिए आप एक अच्छा ऑक्शनियर अपॉइंट कीजिए। तो इसने कार बेचने, ये एजेंट अपॉइंट हुआ, पर्पस ठीक है सर। तो कार बेचने के लिए एजेंट ने एक ऑक्शनियर को देखभाल के कि हाँ कौन सही ऑक्शनियर है, किसका पास्ट अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, अपना काम उसको दिया कि हाँ भैया कार बेचनी है, ऑक्शनियर अपॉइंट किया, खुद बीच में से हट गया, तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ये रहा। इसे सब्स्टिट्यूट किया गया है इसके लिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टली द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। डायरेक्टली प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट काम करेगा। तो सच अ पर्सन इज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबल टू हिम। ये इसका एजेंट है और इसको रिस्पॉन्सिबल होएगा अपने कामों के, ठीक है। वो फिर पूरा एजेंसी और प्रिंसिपल वाला एज इट इज उन पे लगने लग जाएगी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़े इसमें। A direct B his solicitor to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for this purpose. B names C an auctioneer to conduct the sale. C is not a sub-agent but is A's agent for the conduct of the sale. ठीक है, जो एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया था कोई चीज बेचने का वही है। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है एक सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंसी में, ये बात समझना। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने उस ऑक्शन हाउस को अपॉइंट किया, तो वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो गया, वो इसकी जगह आके एजेंट बन गया। सर ये जो पहले जो प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया और एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट किया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एजेंट को प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट करना है। एजेंट को प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट करना है उसको। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि ये जिस भी आदमी को सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के तौर पे यहां पर ला रहा है वो प्रॉपर सही आदमी हो। नहीं हुआ तो ये रेस्पॉन्सिबल होने लग जाएगा प्रिंसिपल को इसके कामों के लिए, इसकी गड़बड़ियों के लिए। बात समझ में आ रही है? और यदि इसने अपनी ये ड्यूटी पूरी ढंग से की, उसने बहुत देखभाल के सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट किया, उसके बाद में कुछ गड़बड़ होती है, पर सर इसने तो अपनी ड्यूटी ढंग से पूरी कर दी ना, तो उसके कामों के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? बोलो यस और नो। मैं काबरा, यश काबरा, क्या फर्क समझ में आया बता। यश काबरा, काबरा जी एक तो वो अपना एंगल सही करो अपने कैमरे का ताकि मुझे आप दिखो। काबरा जी, यश काबरा और मैं काबरा, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। यश काबरा, यस सर। हाँ मुझे ये बता क्या डिफरेंस होता है जो यदि एक एजेंट ने सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया है और इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया है तो क्या होने लग जाएगा। सर अगर एक एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया है तो जो सब एजेंट का जो लाइक अगर उसने कोई भी एक्ट किया तो उसके लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, उसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया है तो हाँ, ये इम्प्रॉपरली अपॉइंट किया तो। और अगर अपॉइंट अगर अगर नॉर्मली अपॉइंट किया है तो फिर प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। हाँ फिर एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई। तो इसकी ड्यूटी कितनी है कि बस जिस भी आदमी को अपॉइंट कर रहा है ना प्रॉपरली देखभाल के करे। पढ़ेंगे अभी आगे, सब जने इंटैक्ट हो जाओ। अब 49 डेज बचे हैं तुम्हारे पास में। मैं जल्दी ही अनाउंस करूंगा किस डेट को तुम्हारे कौन सा टेस्ट रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये करने पे ही तुम लोग का एक्चुअल प्रिपरेशन होएगा। ये करने पे ही तुम लोग का एक्चुअल प्रिपरेशन होएगा वेरी सून। ये अपने बिजनेस लॉज के टेस्ट अनाउंस करूंगा, उस हिसाब से तैयारी करके देते रहना। पहले करवाया हुआ है इसलिए तकलीफ नहीं आनी चाहिए, तकलीफ आए तो पूछ लेना, उसका वहीं रेजोल्यूशन कर दिया जाएगा,
ठीक है, आइए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ भाई। In case of a substituted agent, co-agent, there is direct privity of contract between the principal and the co-agent. बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द को एजेंट। सर प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट किया, सर डायरेक्टली आपस में ये लोग एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में बन जाता है। ऐसा नहीं है सब एजेंट जैसे कि प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया, तो क्या इन दोनों के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बना? नहीं सर, नहीं बना। ये बीच में कनेक्टिंग रोल प्ले करता रहता था, तो इन दोनों के बीच में कभी भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में नहीं बना। लेकिन सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में ऐसा नहीं होता है, एजेंट खुद बीच में से हट जाता है और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, नंबर 1। नंबर 2, चाहे वो सब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो चाहे वो को एजेंट हो, सर इनके बीच में बन जाता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे पढ़। There is no privity of contract between the principal and the sub-agent except in cases of fraud and willful wrongdoing. ये किसके बारे में बोल रहा है? सब्स्टिट्यूटेड नहीं, सब एजेंट, ऊपर वाले पॉइंट के बारे में बोल रहा है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था पहला टॉपिक। सर अभी बताया ना सर, उधर तो बीच में ये आदमी रहता है, तो यहां पर इसके और इसके बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनता एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ फ्रॉड एंड विलफुल रॉन्ग। ये इसकी गर्दन पकड़ सकता है, ओनली वहां माना जाएगा। ठीक है, नाउ जो अभी मैंने यश से पूछा, व्हाट इज द एजेंट्स ड्यूटी व्हाइल नेमिंग सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सर प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, तो उसमें इस एजेंट की ड्यूटी क्या है? सब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करने के लिए नाम नाम मतलब उसको नामित करने के लिए कि सर प्रॉपरली करे, बस इतना ही तो चाहिए। पढ़ भाई। An agent in appointing a co-agent must exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. If he does this, then he is not responsible